अर्ली 1990s में कैलिफोर्निया से शुरू होती है। राजीव समंत स्टैनफोर्ड एजुकेटेड इंजीनियर ओरेकल में काम कर रहे थे। आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, बट डू यू नो वाइन्स बनाना कितना लंबा प्रोसेस है। पोस्ट कोविड जब अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो हुई, वाइन वॉल्यूम्स मास अल्कोहल कैटेगरी से ज्यादा हिट हो गए। समंत का गोल सिर्फ इंडियन वाइन बनाना नहीं था, बल्कि इंपोर्टेड बॉटल से कंपीट करने लायक वाइन बनाना था। इंडिया में हम हमेशा जुगाड़ और पैसा वसूल माइंडसेट से जीतते आए हैं। अल्कोहल में भी वही लॉजिक था, कम पैसों में ज्यादा किक। इसीलिए चॉइस सिंपल, सबसे स्ट्रॉन्ग ड्रिंक सबसे ज्यादा हाई, टेस्ट और क्वालिटी सेकेंडरी थे। पर जैसे जैसे इनकम बढ़ी और ड्रिंकिंग सोशल और स्टेटस सिंबल बना, स्पेशली वुमेन के वर्कफोर्स के आने के बाद फोकस किक से क्वालिटी की तरफ शिफ्ट हुआ। यहीं से वाइन ने एंट्री ली। इसी शिफ्ट को पहचानते हुए सूला वाइन्स ने क्वाइटली स्केल बिल्ड की और मार्केट लीडर बन गया। कहानी अर्ली 1990s में कैलिफोर्निया से शुरू होती है। राजीव समंत स्टैनफोर्ड एजुकेटेड इंजीनियर ओरेकल में काम कर रहे थे, उस रीजन में जहां अमेरिका का 80% से ज्यादा वाइन प्रोड्यूस होता है। खुद बिजनेस फैमिली से होने के कारण कॉर्पोरेट जॉब में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने खुद का कुछ करने का सोचा। इसी दौरान उन्होंने एक फ्रेंड के वाइनरी में कुछ महीने बिताए और वाइन बनाने की मैकेनिक समझी। इंडिया वापस आकर वो नासिक के फैमिली फार्म हाउस पर गए। ढिंडोरी हिल्स में वार्म डेज, कोल्ड नाइट्स, हेल्दी रेनफॉल और फ्री ड्रेनिंग सॉइल देखकर he was struck by similarities with the California's Napa Valley like condition। पर सारे ग्रेप्स खाने के लिए ग्रो किए जा रहे थे। उन्हें कैलिफोर्निया से सीखा सिंपल रूल याद आया, जहां टेबल ग्रेप्स ग्रो होते हैं वहां वाइन ग्रेप्स भी ग्रो किए जा सकते हैं। तो 1995 में इसी लैंड पर वाइन ग्रेप कल्टीवेशन शुरू किया और यही से सूला वाइन्स का जन्म हुआ। आपको लगेगा इसमें क्या बड़ी बात है, बट डू यू नो वाइन्स बनाना कितना लंबा प्रोसेस है और कल्टीवेशन और हार्वेस्ट में 2 से 3 साल लगते हैं। फिर ग्रेप फर्मेंटेशन और एजिंग का प्रोसेस में और 1 से 2 साल लगते हैं। मतलब इन टोटल 4 से 6 साल लगते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। सूला ने भी प्लांटेशन 1996 में शुरू करी, बट पहली बॉटल 2000 में शिप कर पाए। फर्स्ट ईयर में लगभग 40,000 बॉटल्स बिकी। आज सूला 1 मिलियन प्लस केसेस बेचता है और जहां वाइन अभी भी इंडिया का अल्कोहल मार्केट का सिर्फ 1% है, वहां उस छोटी कैटेगरी का लगभग 42% हिस्सा सूला के पास है। कंपनी डिस्क्लोजेस पुट दिस नंबर एट 50%। वो कहते हैं ना, एक बार ठान लो तो राह खुद ब खुद निकल जाती है। सूला के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 2001 में इयर्स ऑफ लॉबिंग के बाद महाराष्ट्र ने ग्रेप वाइन पॉलिसी इंट्रोड्यूस की। लैंड एक्विजिशन इजियर हुआ, लाइसेंसिंग सिंप्लीफाई हुए, वाटर और पावर जैसे इंफ्रा एक्सेस इंप्रूव हुआ और एक्साइज ड्यूटीज भी कम हुई। वाइन प्रोडक्शन सडनली वायबल लगने लगा। प्रोडक्शन नेक्स्ट फ्यू सालों में शार्पली बढ़ा। कर्नाटका ने भी सेम फॉलो किया। बट ये एडवांटेजेस इंडस्ट्री में सभी प्लेयर्स लिए थे। तो सूला नंबर 1 कैसे बना? वेल, इन अ ट्विस्ट ऑफ इवेंट्स 2008 के ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद उस समय का मार्केट लीडर था शातू इंडेज। अपनी एग्रेसिव एक्सपांशन स्ट्रेटजी के कारण कोलैप्स हो गया। उनके कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स वर लेफ्ट हाई एंड ड्राई। बायर्स गए पर क्रॉप कहीं और बेचना पॉसिबल नहीं था। ऐसा भी नहीं था कि वो क्विकली ग्रेप्स छोड़कर कोई और फसल उगा सके। सूला ने यही फास्ट मूव किया। उसने इन फार्मर्स के साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन किए। फार्मर्स को इनकम सिक्योरिटी मिली और सूला को स्टेबल ग्रेप सप्लाई मिल गया। यहीं पर गुड टाइमिंग स्ट्रक्चरल एडवांटेज बन गई। सप्लाई सिक्योर होने के बाद फोकस एग्जीक्यूशन पर शिफ्ट हुआ। समंत का गोल सिर्फ इंडियन वाइन बनाना नहीं था, बल्कि इंपोर्टेड बॉटल से कंपीट करने लायक वाइन बनाना था। इसके लिए कंसिस्टेंट क्वालिटी चाहिए थी। आज सूला 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट फार्मर्स के साथ काम करता है, लगभग 3000 एकर्स वाइन यार्ड के साथ, जो नेक्स्ट 2 कॉम्पिटिटर्स के कंबाइंड एकरेज से भी ज्यादा है। फिर आई डिमांड क्रिएशन की बारी। इंडिया में वाइन ड्रिंकर्स मोस्टली मिलेनियल्स है, जबकि वेस्ट में ये कैटेगरी ओल्डर ऑडियंस के साथ लिंक्ड होता है। एडवर्टाइजिंग रिस्ट्रिक्शंस के कारण सूला ने मीडिया की बजाय एक्सपीरियंस को मार्केटिंग बना दिया। वाइन यार्ड टेस्टिंग, रिजॉर्ट्स और सूला फेस्ट जैसे इवेंट्स। वाइन पहली बार यही टेस्ट होती है। ये एक वर्चुअस लूप बन गया है। इवेंट्स और रिजॉर्ट से सेल्स बढ़ती है और वाइन एक्सपीरियंस से
लॉन्ग टर्म ब्रांड रिकॉल। फाइनल पीस था डिस्ट्रीब्यूशन। अल्कोहल सेलिंग इंडिया में हेवीली रेगुलेटेड है। हर स्टेट के अलग अलग एक्साइज रूल्स और लाइसेंसेस होते हैं। शेल्फ स्पेस मेंटेन करना बहुत ही टफ है। सूला ने रिटेल, होटल्स, रेस्टोरेंट्स और डिफेंस कैंटीन तक सबसे वाइड नेटवर्क बिल्ड किया है अक्रॉस 23 प्लस स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज। लो फ्रीक्वेंसी कैटेगरी में अवेलेबिलिटी ही हैबिट बना देती है, इसीलिए सूला का लीडरशिप एक्सीडेंटल नहीं है। पॉलिसी ने डोर खोला पर स्ट्रैटेजी ने कंपनी को अंदर ले जाकर आगे रखा। सप्लाई, डिस्कवरी और शेल्फ स्पेसेस तीनों फ्रंट्स पर। इतनी स्ट्रॉन्ग टेलविंड्स और क्लियर मार्केट लीडरशिप के बावजूद आईपीओ के बाद सूला का स्टॉक एक्सपेक्टेड रन नहीं दिखा पाया। पहला झटका डिमांड से आया। इंडिया में वाइन कंजम्पशन अभी भी लार्जली अर्बन है। महाराष्ट्र, कर्नाटका और तेलंगाना मिलकर लगभग सूला का 2/3 रेवेन्यू लाते हैं और मेट्रोस का शेयर करीब 70% है। पोस्ट कोविड जब अर्बन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग स्लो हुई, वाइन वॉल्यूम्स मास अल्कोहल कैटेगरी से ज्यादा हिट हो गए। रिजल्ट, रेवेन्यू ग्रोथ शार्पली स्लो हो गया। इंटरेस्टिंगली मार्जिन्स ने ऑपोजिट मूव दिखाया। प्रीमियमाइजेशन चलता रहा, एलीट और प्रीमियम वाइन्स का शेयर बढ़ता गया, जिससे प्रॉफिटेबिलिटी सपोर्ट हुई, पर हायर मार्जिन स्लोअर वॉल्यूम्स को फुल्ली ऑफसेट नहीं कर पाई। दूसरा प्रेशर पॉइंट वर्किंग कैपिटल बना। वाइन बिजनेसेस वैसे ही इन्वेंट्री हैवी होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन एक शॉर्ट हार्वेस्ट विंडो में पर सेल्स पूरे साल। इसके ऊपर तेलंगाना जैसे की स्टेट्स में पेमेंट डिलेस और लाइसेंस डिस्ट्रप्शन रिसीवेबल्स और स्ट्रेच कर दिए। कैश सिस्टम में ज्यादा टाइम तक फंसा रहा और फ्री कैश फ्लो वीक पड़ गए। स्लोअर ग्रोथ और टाइट कैश कन्वर्जन ने वैल्यूएशंस पर प्रेशर डाला। चाहे फ्रेंचाइजी स्ट्रॉन्ग ही क्यों ना हो, पर अपॉर्चुनिटी खत्म नहीं हुई है, ये अभी भी स्ट्रक्चरल है। अगर वॉल्यूम्स पिकअप करते हैं, पिक्चर क्विकली चेंज हो सकता है और पॉलिसी ड्रिवन इंडस्ट्री में एक फेवरेबल स्टेट शिफ्ट भी ट्रेजेडी को बदल सकता है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। दिस इज पृथ्वी अग्रवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.